काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर के दायरे में मांस मछली की दुकानें अब नहीं खुलेंगी। उल्लंघन करने वालों पर मामला दर्ज होगा। नगर निगम ने मांस मछली बेचने वालों के लिए फरमान जारी किया है। साथ ही नगर निगम ने इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित किया है। आपको बता दें कि पहले भी दुकानदारों को कई बार नोटिस दिया जा चुका है। बार बार हिदायत देने के बावजूद दुकानें बंद नहीं हो रही है। मंदिर परिक्षेत्र के 2 किलोमीटर के परिक्षेत्र में जो भी मांस की दुकानें हैं और जो अवैध संचालित हो रही हैं, इनको पूरी तरह से बंद करने के लिए नगर निगम के द्वारा 2 बार इनको नोटिस जारी कर दी गई है। कल कार्यकारिणी की बैठक में माननीय महापौर जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश किया गया पशु चिकित्सा अधिकारी को कि इनको FIR कराया जाए और इनको बंद किया जाए। संभल में तीर्थों के पुनरुद्धार में लगे डीएम और एसपी ने कई प्रमुख तीर्थ स्थलीय निरीक्षण कर अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा है। पाप मोचन तीर्थ पहुंचने पर डीएम और एसपी ने होटल वालों से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। अधिकारियों ने मुन्नी माता मंदिर और गजेंद्र बाबा की समाधि भी देखी और आसपास अतिक्रमण को देखकर जल्द से जल्द हटाने के लिए कहा है। आने वाले दिनों में तीर्थों के आसपास से अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान देखने को मिल सकता है। लोग तो दरवाजा खोल दिया ना, इधर एक गली और इधर मिल जाए। कुल 7 जो कूप और तीर्थ थे उनका हमने भ्रमण किया था। तो जितने भी हमारे देव तीर्थ हैं, कुल 68 देव तीर्थ हैं और 5 यहाँ महातीर्थ माने गए हैं, जिसमें संबलेश्वर और चंद्रेश्वर और भुवनेश्वर, इन 3 शिव स्थानों के बीच में शंभू की नगरी संभल अवस्थित है। संभल जिला प्रशासन तीर्थों एवं कूपों के संरक्षण में लगा हुआ है। कोतवाली के सामने स्थित अकर्ब मोचन कूप संभल का 58वां तीर्थ है। स्थानीय लोगों ने कूप को मिट्टी और मलबे से बंद कर दिया था। कूप क्षेत्र में दुकानें भी बना ली थी, लिहाजा जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से कूप की खुदाई शुरू करवाई। कूप इलाके से अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। मिलाकर के कुल 87 देवतीर्थ बनते हैं। उसमें 58 नंबर का ये देवतीर्थ है और यह कोतवाली के सामने है और उसको हम अतिक्रमण मुक्त भी करा रहे हैं और उसको जो मिट्टी है उसमें भर गई है वो भी खुदवा रहे हैं। सर कितना पुराना इस पर कब्जा किया हुआ है कूप पर? सर कितना पुराना इस पर कब्जा है इसका कूप पर? कब्जा बहुत पुराना नहीं है, रिसेंट है और अस्थायी कब्जा है और उसके ऊपर मलबा ज़्यादा था तो मलबे को हटवा करके और उसको खुलवा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मिले मंदिर का शिखर नागर शैली का बताया जा रहा है। BHU पुरातत्विक विभाग के प्रोफेसर ने बताया कि मंदिर का स्ट्रक्चर और शिखर नागर शैली से बना हुआ है और 3 शिवलिंगों में एक शिवलिंग प्रारंभिक मध्यकाल का प्रतीक होता है। आपको बता दें कि मामला मदनपुरा इलाके का है, जहां पर एक बंद मंदिर मिला है। मंदिर मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने तत्कालीन मंदिर खोलने की मांग की थी। लोगों की मांग पर प्रशासन ने मंदिर को खोल दिया है। हिंदू संगठनों का यह दावा है कि मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। का कुछ फोटो भी हमारे पास आया जिसको मैंने देखा। अब प्रथम दृष्टया देखने पर ये प्रतीत होता है कि मंदिर तो पुराना है और अभी मैं जाकर के स्वयं देखूंगा उसको, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि ये मंदिर मिडिवल पीरियड का प्रतीत हो रहा है। जहाँ तक शैली की बात है, नागर शैली का बना हुआ मंदिर है। उसमें कुछ शिवलिंग भी हैं, जैसा पेपर में दिया था कि मुख्य शिवलिंग वहाँ से गायब है, लेकिन जो शिवलिंग कुछ वहाँ पर हमको फोटो दिखाया गया उसमें से एक आध शिवलिंग पुराने हैं और वो शिवलिंग हो सकता है कि अर्ली मिडिवल काल के हों और बाकी उसमें कुछ अर्घे हैं, कुछ और शिवलिंग हैं जो बाद के प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रेनोवेशन की प्रक्रिया हुई है। वाराणसी के मुस्लिम इलाके मदनपुरा में बंद मिले सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को खोला गया है। मगर खरमास के बाद मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना शुरू होगी। मगर विश्व हिंदू परिषद ने अब मंदिर के पास मौजूद सिद्धेश्वर कूप को खोलने की मांग की है। विहिप का कहना है कि काशी खंड में इसका प्रमाण मिलता है कि सिद्धेश्वर शिवलिंग का अभिषेक सिद्धेश्वर कूप के जल से होता है। अभी सिद्धेश्वर कूप बंद है। ये सिद्धेश्वर कूप भी मंदिर के बगल में मौजूद है। फिलहाल इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। मंदिर का जितना ही पुराना इतिहास है उतना ही पुराना इतिहास इस मंदिर से बिल्कुल सटे हुए इस कुएं का है, जिसे कूप कहते हैं। इसको सिद्धेश्वर कूप कहा जाता है और ये कूप भी इसी इलाके में मौजूद है। तो क्या सवाल उठता है, क्या ये
कूप खुलेगा और इस कूप का खुलना क्यों ज़रूरी है ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ इस काशी के लोग हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं कि क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया सिंह है। जी जी, कन्हैया जी आप किससे हैं? मैं विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री काशी विभाग। कन्हैया जी, इस कूप का उस मंदिर से क्या रिश्ता है? काशी खंड में वर्णित है सिद्धेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है, उनका शिवलिंग का जो जलाभिषेक होता है इसी कूप से के जल से जलाभिषेक होता है। तो आज तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का प्रशासन द्वारा ताला खोला गया है और अब जो है वहाँ पर भी जीर्णोद्धार होगा। इसके साथ ही साथ प्रशासन से मांग की जाएगी कि सिद्धेश्वर कूप को भी हमको सुपुर्द किया जाए और यहाँ से के जल शिव जी की जो सिद्धेश्वर महादेव जी को अर्पित करना है। तो हम लोग पुनः जो आदिकाल से अर्पण कर रहे थे, जलाभिषेक कर रहे थे, पुनः जलाभिषेक करेंगे। हाँ, तो क्या इसी कूप से ही उनका जलाभिषेक करने की परंपरा रही है? हाँ, काशी खंड में इसी कूप से ही जलाभिषेक होता था। जी जी, तो इसी कूप से होगा ही। जी जी। हाँ, तो अब इसकी भी आप लोग मांग करेंगे? हाँ हाँ। क्योंकि खरमास के बाद क्या वहाँ पूजा पाठ शुरू होगी? हाँ, खरमास के बाद वहाँ पर जी जी, नियमित पूजा जी जी, प्रारंभ हो जाएगी। तो क्या विश्व हिंदू परिषद की ओर से उसकी पूरी पूजा की व्यवस्था देखी जाएगी? पूरी विश्व हिंदू परिषद से देखा जाएगा। समग्र हिंदू समाज जी जी, फिर आना शुरू कर देंगे जी जी, और ये प्रतिदिन जो है भोग जी जी, और सब व्यवस्था होगी। भोग आरती होगी। तो क्या ये मांग अभी आप लोगों ने प्रशासन के सामने रखी है या आज रखेंगे? अब नहीं, प्रशासन से बातचीत हुई है। जी जी, अब जो है प्रशासन समय देगा तो प्रशासन हमको सौंप देगा तो हम लोग जीर्णोद्धार कराएंगे। यात्रियों की मांग को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने साप्ताहिक ट्रेन का ऐलान किया है। एक ट्रेन गोरखपुर से दिल्ली तो दूसरी ट्रेन गोरखपुर से मुंबई के लिए चलाई जाएगी। 6 फरवरी से गोरखपुर से दिल्ली के लिए ये स्पेशल ट्रेन हर सप्ताह गुरुवार को चलेगी और हर शुक्रवार को वहां से वापस गोरखपुर के लिए आएगी। इसी तरह गोरखपुर से बांद्रा के लिए 14 फरवरी से हर शुक्रवार को ट्रेन चलेगी और रविवार को गोरखपुर के लिए वापस होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO ने बताया कि लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की मांग को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। 16 LHB के कोचेस लगाए जा रहे हैं। हम सभी को पता है कि LHB के कोचेस काफ़ी संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं और आरामदायक हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त एक और ट्रेन बांद्रा टर्मिनस यानी कि मुंबई के लिए हम लोगों ने चलाने का निर्णय लिया है। वो 14 फरवरी से ये भी ट्रेन जो है साप्ताहिक ट्रेन है जो 14 फरवरी से चलेगी। गोरखपुर से सुबह 7:50 पर चलेगी और फिर अलग अलग स्टेशनों पर शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। उन स्टेशनों पर होते हुए बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की वार्षिक उत्सव को लेकर अंगद टीले पर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं और 3 दिवसीय कार्यक्रम का कल से आगाज होने जा रहा है। भगवान रामलला की अभिषेक महाआरती और 56 व्यंजनों के भोग के साथ 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत होगी। राम जन्मभूमि परिसर से लेकर अंगद टीला तक कई तरह के अलग अलग कार्यक्रम होंगे। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद लगभग सभी विभाग अपनी अपनी प्रांतीय बैठक रामनगरी में कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन की बैठक अयोध्या विकास प्राधिकरण के सभागार में हुई। प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन ने अपनी मांग रखी है। कुछ प्राधिकरणों में हमने सदाकांत साहब प्रमुख सचिव थे, उनके पीरियड में चिकित्सा का परिचर्या का जो है वो अडॉप्ट करवाया था, जो सभी प्राधिकरणों को शासनादेश निर्गत हुआ और ये कहा गया तो अपने अपने बोर्ड के माध्यम से इसे अडॉप्ट करने का, अंगीकृत करने का, और लगभग सभी प्राधिकरणों ने अंगीकृत कर लिया। यूपी में HMPV की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। ये वायरस विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। सहारनपुर CMO ने बताया कि वायरस से निपटने के लिए सभी जरूरी तैयारियां की गई हैं। जिला अस्पताल में 10 बेड रिजर्व किए गए हैं, जबकि सभी CHC और PHC पर 2-2 बेड आरक्षित किए गए हैं। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और दवाएं मुहैया हैं। हर साल जो है ना इस सीजन में, सर्दियों के सीजन में ज्यादा रहता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी
इलनेस होती है जिसमें सांस में दिक्कत होती है, या फिर जो है ना इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है, जैसे ये रनिंग नोज हो गया या गले में खराश हो गई या बुखार हो गया, तो इस तरह का ये अक्सर इस सीजन में रहता ही है। और दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम मोदी से मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। महाकुंभ का पीएम को दिया गया निमंत्रण। करीब 1.25 घंटे तक दोनों की मुलाकात चली है। पीएम आवास पहुंचकर मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम मोदी से मुलाकात की है सीएम योगी ने। महाकुंभ का पीएम को निमंत्रण दिया गया और पीएम आवास पहुंचकर सीएम योगी मिले हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रखे हैं। महाकुंभ का न्योता दिया गया और मुलाकात से पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और अब ये तस्वीर भी आपके सामने आ गई है। पीएम मोदी से सीएम योगी ने मुलाकात की है और करीब 1.25 घंटे तक ये दोनों की मुलाकात चली है। महाकुंभ का पीएम को निमंत्रण दिया गया। प्रयागराज में सीएम योगी ने यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस पवेलियन में सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिल रही है। साथ ही संगम नगरी में भव्य महाकुंभ की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। तो देख सकते हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पवेलियन में सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। महाकुंभ की तैयारी चल रही है। महाकुंभ को भव्य बनाया जा रहा है। यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का उद्घाटन करने सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले प्रयागराज के दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने आकाशवाणी के एफएम रेडियो चैनल कुंभवाणी की भी शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने कमला बहुगुणा की प्रतिमा का भी अनावरण किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां की रसोई का भी उद्घाटन किया। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एफएम चैनल का उद्घाटन भी किया गया, प्रतिमा का अनावरण भी किया और एक रसोई है जिसका उद्घाटन भी सीएम योगी ने किया है। मेरी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी तब मैं रामचरितमानस का पाठ सुनता था आकाशवाणी में, देखता था मैं, क्योंकि तब दूरदर्शन की उस प्रकार की स्थिति नहीं थी, टेलीविजन थे भी नहीं उस समय, लेकिन तब भी हम लोग सुनते थे और अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से कितना लोकप्रिय होता था। हर घर में एक रेडियो जरूर होता था, हर घर में होता था। और एफएम चैनल तो आज भी युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है। संगम नगरी में त्रिवेणी घाट पर आरती भी की गई। महाकुंभ 2 दिन बाद शुरू होने वाला है और उससे पहले भव्य आरती की गई। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। तो संगम नगरी प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पर यह आरती की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरती के दौरान की ये तस्वीरें। 2 दिन बाद महाकुंभ शुरू होगा, उससे पहले ये भव्य आरती यहां पर की गई। प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में साधु और संत ऐसे भी हैं। ऐसे ही एक साधु से हम आपको मिलवाएंगे जो पैरों से दिव्यांग है और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश से विशेष गाड़ी से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आने में उनको कई दिन लग गए, फिर भी बिना थके पहुंच गए। दिन रात सफ़र करके इन्होंने ये सफ़र पूरा किया है। जब तक महाकुंभ है तब तक ये बाबा यहीं पर रहेंगे। बाबा से बात की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। पहली बार आ रहे हैं महाकुंभ में, या कुंभ में पहली बार आ रहे हैं? 11 में भी आया था, 2011 में भी आया था मैं यहाँ, तो 2 दिन रुक के चला गया था। तब मेरे पास बाइक हाइक नहीं था, मैं ऐसे ही घिस के आया था जमीन के ऊपर रेल में बैठ के। अच्छा, और ये आप स्कूटी कहाँ से 2788 किलोमीटर चल चुकी है? हाँ, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, आप कैमरामैन से कहूंगा, देखिए महाराज जी मध्य प्रदेश 2788 किलोमीटर का अभी तक ये सफर इससे तय कर चुके हैं। और इतने लंबा, कितना समय लगा महाराज जी यहाँ पहुँचने में? मेरे को 3 रात तो रास्ते में लगा है, रुक रुक के आ रहा हूँ। महाकुंभ में अजब गजब बाबा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक बाबा है कबूतर बाबा, जिन्होंने एक कबूतर पाला हुआ है जो बाबा की जटाओं में बैठा रहता है। बाबा का कहना है कि 2019 में
अर्धकुंभ के दौरान भी वो कबूतर अपने साथ गंगा स्नान करने प्रयागराज आए थे। चल नमो नारायण नमो नारायण। नमो नारायण पक्षी को क्यों रखा महाराज ओ जी? हरिपुरी है ले चल अभी तू कहाँ से लाए महाराज जी पक्षी? अरे अभी तू जा अभी तू क्यों बस महाराज जी 1 मिनट, बस महाराज जी बस एक मेवाड़ मेवाड़ से आए। मेवाड़ से आए हैं तो कहाँ लेके, तो साथ लेके चलते हैं पक्षी महाराज जी? साथ ही रहता है, साथ ही रहता है, अच्छा, इसको खाना वाना सब होता है। तो कहाँ से लाए हैं? काजू बादाम खाता है। काजू बादाम? हाँ तो महाराज जी ये आपके साथ ही रहता है? साथ ही रहता है और जहाँ सोते हैं वही सोता है? सब साथ में सब कुछ। तो कितने वर्षों से महाराज जी है आपके साथ? इसको इस 8 साल हो गए। 8 साल से। तो ये पहले इसको स्नान करा हरिपुरी है, हरिपुरी है, पहला स्नान नहीं दूसरा स्नान है कुंभ इसका का। भी? हाँ 6 साल पहले भी इसने स्नान किया, 6 साल अभी भी वापिस ये स्नान करेगा। अच्छा महाराज जी इसको स्नान करा रहे हैं और उसके बाद इसको अपने साथ रखेंगे भी? साथ में रहता है 24 कला। ये हरिपुरी है, जीव सेवा परमो धर्म। क्या जीव नाम की रखा है सेवा, इसका? इसका नाम हरिपुरी है। देखिए आप देख सकते हैं कि हरिपुरी इनके साथ जहाँ जहाँ जाते हैं महाराज जी इनके साथ जाता है और इनके देखिए ऊपर पूरा बैठा कबूतर है और महाराज जी कहना है कि 8 वर्षों से इनके साथ है। ये इसको साथ इतने खुश रहते हैं कि इनको लगता है कि इनका ये अपना परिवार का सदस्य। देखिए सेवा परमो धर्म, जीव की सेवा करो, जीव सोई शिव है। जहाँ देखो जहाँ जीव है, जीव की सेवा करोगे तो सब कुछ होगा, नहीं तो बाकी कुछ नहीं है। अच्छा महाराज जी लाए इसको, आप कहाँ से खुद चल के आए? आपने क्या बताया था? ये तो स्वयं आया हुआ है। महाकुंभ में कई तरह तरह के बाबा नजर आ रहे हैं और ऐसे ही एक बाबा शुक्रवार को भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने। ये बाबा रबड़ी तैयार करके भक्तों को बांटते हैं। महंत देवगिरी महाराज रबड़ी वाले बाबा के नाम से चर्चित हैं। बाबा का कहना है कि 9 दिसंबर से मैं यहाँ पर महाकुंभ में हूँ। हजारों लोग इस रबड़ी का सेवन कर रहे हैं। सुबह 8 बजे कड़ाही चढ़ जाती है, पहले पूजा की जाती है, फिर रबड़ी बनाते हैं और बाबा को रबड़ी बनाने का विचार 2019 में आया। रबड़ी का भोग सबसे पहले कपिल मुनि को लगाते हैं और फिर लोगों में बांटते हैं। बाबा का ये भी कहना है कि ये केवल लोगों की सेवा के लिए है, कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। को हम जाहिर वाली सिस्टम नहीं है, जैसे आप अपने घर पे करते हो, अपने देव को अपने इष्ट को मनाते हो, वो कोई जाहिर पब्लिसिटी वाली सिस्टम नहीं है। वो अंतःकरण का विषय है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। सोमवार से महाकुंभ का विधिवत आगाज होने जा रहा है। वहीं महाकुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों के पंडाल देखते ही बन रहे हैं। जूना अखाड़े का भव्य पंडाल बनकर तैयार हो चुका है। 35 दिनों में इस पंडाल का निर्माण किया गया। ये पंडाल काफी भव्य बनाया गया है और किसी आलीशान महल से कम नहीं है। अखाड़े का पंडाल 4.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर बनाया गया है। पंडाल के अंदर तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं। महाकुंभ के दौरान जूना अखाड़े में कई VIP गेस्ट भी आएंगे। अखाड़े के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। अखाड़े की खासियत यह है कि इस पंडाल के अंदर 20 बेड का हॉस्पिटल भी है और मंदिर भी है। बैंकॉक में प्रयागराज की बेटी ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ का आधिकारिक झंडा लहराकर कीर्तिमान स्थापित किया है। स्काई ड्राइवर प्रयागराज की अनामिका शर्मा बैंकॉक से लौटकर CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहती हैं। कुंभ की तैयारियों में जुटी प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने रायबरेली में चल रही कुंभ की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि CM योगी भी लगातार प्रयागराज पहुंचकर तमाम तैयारियों को देख रहे हैं। समय में हम लोग अब प्रयागराज पहुंच सकते हैं। कम से कम जितने समय में पहले जाते थे उसके आधे समय में हम रायबरेली से प्रयागराज आज की तारीख में पहुंच सकते हैं। तो दिव्य भव्य कुंभ का आयोजन हो, संपन्न हो, जितने भी श्रद्धालु आए उनको सुख, सुविधा, सम्मान और सुरक्षा हम लोग दे सकें, हमारी सरकार दे सके, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं रात प्रयागराज में रुक करके श्रद्धालुओं के कोई अव्यवस्था न हो,
संतों को कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए स्वयं चिंता कर रहे हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर बड़ा इंतजाम किया गया है, जिसको लेकर पूरे स्टेशन परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जीआरपी, आरपीएफ, पीएसी, सीआरपीएफ जवानों समेत सिविल पुलिस तैनात रहेगी। इतना ही नहीं, विशेष निगरानी के लिए बंकर भी बनाए गए हैं। कैंट रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ की शुरुआत से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। और अब एक नजर महाकुंभ टॉप 10 पर। बैंकॉक में प्रयागराज की बेटी ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ का आधिकारिक झंडा लहराकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। अनामिका अब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहती है। महाकुंभ में शुक्रवार को उदासीन परंपरा की श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की छावनी प्रवेश शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। संतों में काफी उत्साह दिखाई दिया। निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का बड़ा बयान, कहा कि गैर सनातनियों के महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं। महाकुंभ में रबड़ी वाले बाबा कपिल मुनि की तपस्या, भक्तों को प्रसाद में बांट रहे रबड़ी। प्रयागराज महाकुंभ में इटली से आया एक विदेशी भक्त महाकुंभ की जमकर तारीफ की, संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज में कबूतर बाबा भी नजर आ रहे हैं। बाबा अपने सिर पर कबूतर लेकर चलते हैं, उनका यही अंदाज चर्चा का केंद्र है। महाकुंभ में आए रुद्राक्ष वाले बाबा का अनोखा अंदाज, सिर पर हजारों की संख्या में रुद्राक्ष लिए ये बाबा भी प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में जूना अखाड़े की 52 फीट की ध्वजा बनी आकर्षण का केंद्र। महाकुंभ के आगाज का है ध्वज का इतिहास। महाकुंभ में उत्सव में डूबे साधु संत मोरपंख और ध्वनि के साथ नाच रहे हैं। भव्य नजारा। महाकुंभ को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी, पहले अमृत स्नान के दिन प्रयागराज में कड़ाके की सर्दी रहेगी। प्रयागराज से सीएम योगी की भूमाफियाओं को चेतावनी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। प्रयागराज में जमीन पर भूमाफिया का कब्जा है और जमीन खाली करनी ही पड़ेगी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर प्रयागराज से सीएम योगी की भूमाफियाओं को चेतावनी। जमीन खाली करनी ही पड़ेगी। प्रयागराज में जमीन पर जो कब्जा किया गया है उसे खाली करना होगा। भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। सैकड़ों एकड़। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मिल्कीपुर सीट जीतने का दावा किया और कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी ही जीतेगी। साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। निश्चित तौर से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं और राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा जो की है, उससे पसीना निकला है, उससे कमल खिलेगा। मैसेज केवल ये देना चाह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति में यह रिपोर्ट टीकापोती की गई है तो देखा जाएगा। सीतापुर में तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हुई। यह हादसा लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के कुलतापुर का है। हादसे के बाद आरोपी गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। अरे पकड़ लो यार, कोई नहीं यार। कानपुर से अगली खबर, इरफान सोलंकी केस को लेकर बड़ी खबर है। सोलंकी के खिलाफ गवाह विष्णु सैनी की मौत हो गई है। हार्ट अटैक से मुख्य गवाह विष्णु सैनी की मौत हुई है। आगजनी मामले में विष्णु सैनी थे मुख्य गवाह। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।